हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है, गेट 2021 का रिजल्ट आ चुका है। आई गेट भिलाई से भी काफ़ी स्टूडेंट अच्छी रैंक प्रोड्यूस किए हैं। उनमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ में अवेलेबल है, प्रेजेंट है। उनसे आपको मिलाऊंगा, उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। ये बीआईटी कॉलेज यहाँ पर एक है, बीआईटी दुर्ग। वहाँ पर फाइनल ईयर के अंदर में अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी फाइनल ईयर के अंदर में हैं। कॉलेज के साथ में इन्होंने आई गेट को ज्वाइन करके प्रिपरेशंस किया और इनकी जो रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया वो 75 है। आप कॉलेज में रहते हुए प्रॉपरली प्रिपरेशंस करते हुए और लास्ट ईयर कॉलेज के साथ में चीज़ों को मैनेज करते हुए 75 रैंक लाना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इनको वेलकम करते हैं, इनसे मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और इनकी प्रिपरेशन प्लान कैसे था, कैसे अपने आप को इन्होंने थ्रू आउट प्रिपरेशन मोटिवेट रखा, इन्होंने कैसे कौन सी स्टडी बुक्स यहाँ पे पढ़ा और कोई इन्होंने किस टाइप के टेस्ट दिए, इस सब के बारे में जानते हैं। हेलो उज्जवल। हेलो सर। सबसे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फाइनल ईयर में रहते हुए एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर दी है। थैंक यू सर। और 75 रैंक। यस सर। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ओके सर। आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हैं हम कि आप रहने वाले कहाँ के, मम्मी पापा क्या करते हैं और आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर से हुई पूरे 12th तक। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, संजीव देवांगन, और मेरी मम्मी का नाम आरती देवांगन है, वो एक हाउसवाइफ है। तो स्कूलिंग आपने 12th तक वहीं पे किया था, Yes, केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में Yes, किया sir. था। तो उस समय आपने आईटी जेई का नाम तो सुना ही होगा। Yes, सब sir. लोग तो फोकस करते ही है। तो उस समय आईटी जेई को लेकर क्या माइंड में था आपके। सर उस समय उतना कुछ सीरियसनेस नहीं था आईआईटी जेईई के लेके, क्योंकि एज भी कम रहता है, तो उस समय उतना सीरियसनेस नहीं रहता है। और मैंने ऐसा कोई कोचिंग भी नहीं करा था ज्वाइन। तो क्या जगदलपुर में कोई ऐसी कोचिंग है जो आईटी जेई के लिए अच्छी प्रिपरेशन कराती हो। नो सर, मेरा एक्चुअली ड्रॉप लेने का प्लान था, लेकिन फिर बीआईटी दुर्ग मिल गया तो फिर मैं यहाँ आ गया था। ऐसा तो बीआईटी दुर्ग के लिए भी तो आपने एग्जाम लिखा होगा ना। यस सर। उस समय पीटी लिखा होगा आपने, Yes, sir. सीजीपीटी लिखा होगा। तो सीजीपीटी में कितनी रैंक थी आपकी। 398 थी। हाँ, 398। 398। तो बच्चों ने यहाँ पे, चूँकि हमारे बीआईटी में एडमिशन्स लेने के लिए आपको यहाँ पे एक सीजीपीटी का एग्ज़ाम होता है, उसको फाइट करना पड़ता है। उसके अंदर में इनके 398 रैंक थी, इनको कंप्यूटर साइंस मिल गया था। Yes. तो आपने पहले सोच के रखा था कंप्यूटर साइंस ही लेना है। यस सर, मैं एक्चुअली 11th-12th भी कंप्यूटर साइंस लेके ही करा था, और मेरे को टेक्नोलॉजी में पहले से इंटरेस्ट था, 8 से। हाँ। तो मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से जुड़ा हूँ। जो अच्छा, मतलब आपको पहले से कंप्यूटर साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट Yes, sir. था। तो जब आप बीआईटी दुर्ग आ गए और यहाँ पे आपने अपनी स्टडी स्टार्ट की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो कैसे मन बना कि हमें गेट की भी तैयारी करनी चाहिए। जैसा होता है ना, बहुत से बच्चों का रहता है, यार मुझे कोडिंग करना है, या मुझे अभी न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ रही, मशीन लर्निंग है, ठीक, इन सब के बारे में जानना है। फिर साथ में गेट एक ऑप्शन रहता ही है, कैट भी एक ऑप्शन रहता है। तो आपने गेट को ही क्यों चूज़ किया। सो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में ही था, तो मैं गेट एग्ज़ाम पहले से मतलब देखता आ रहा था कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, और सी अपन पढ़ के आ चुके थे स्कूल में से, तो लगभग क्वेश्चन रिलेवेंट लगते थे, मतलब देखा देखा टाइप लगता था। तो लगा कि एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, इसलिए सोचा कि गेट ही कर लेते हैं। और आई गेट इसलिए चुना क्योंकि अपने सीनियर्स का लगातार रिजल्ट आते रहता है यहाँ से, तो ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है भिलाई में। तो आपको कभी कैट की तरफ जाने का मन नहीं हुआ। नो सर। मतलब आपको पहले से था कि हमको टेक्निकल से ही प्यार है और टेक्निकल में ही कुछ करना है, शुरू से आप टेक्निकल में ही रहना चाहिए। स्टार्टिंग में कोडिंग वोडिंग था सेकंड ईयर में, पर धीरे धीरे पता चला कि अपने कॉलेज से उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहता है। जी तो फिर गेट की तरफ आ गया मैं, ताकि आईआईटी से पढ़ के अच्छी प्लेसमेंट लगा सकूं। अच्छी प्लेसमेंट, मेन टारगेट आपका प्लेसमेंट है। यस सर। यार एमटेक तो आईआईटी का नाम भी हो जाएगा ना। हाँ तो सर, आईआईटी हो टैग जाएगा, काफ़ी टैग अच्छा भी लगता है। टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और एक समाज में भी अच्छा नाम हो जाता हाँ है। सर। क्योंकि अभी 75 रैंक आई, तो आपकी अभी फोटो में देख रहा हूँ डेली पेपर्स में आ रहा है। यस सर। अभी दैनिक भास्कर ने छापा है, आज भी मैंने देखा आपका पेपर में नाम आया हुआ है, हरिभूमि के अंदर में आया हुआ है। तो आपके एरिया में भी आया होगा, उस साइड में भी। तो कैसा फील हो रहा है, मम्मी पापा को कैसा फील हो रहा है। सर बहुत बहुत खुशी हो रही है, मम्मी पापा भी बहुत खुश है, पूरे रिलेटिव्स वगैरह सब विश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सारे फ्रेंड्स स्कूल वाले वापस, मतलब जो बात तो कभी सोचे थे कि उज्जवल ऐसा कर सकता है। नो सर, मतलब ऐसा था कि गेट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा, इतना अच्छा रैंक आ जाएगा ये नहीं सोचा। टॉप 100 में आ जाएगा। टॉप 100 में आ जाएगा नहीं सोचा था सर। तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की गेट के बारे में, मतलब कब से सोचा, कब से स्टार्ट किया आपने। सर मैं कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में देखना शुरू कर दिया था कि गेट कैसा एग्ज़ाम है, क्या 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 सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या सिलेबस रहता है। और मैं 4th सेम से कोचिंग ज्वाइन कर लिया था आई गेट। ओके। लेकिन 4th सेम से 5th सेम जैसे CDS होता है क्लास, तो लेकिन मैंने एक चीज़, जब ऑफलाइन में आते थे तो मैंने देखा कि आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे यस सर। चीज़ों को लेकर। Yes, sir. तो आप में सीरियसपन कब आया,
गेट को लेकर कि अब मुझे गेट ही करना है और इसमें ही अच्छा परफॉर्म करना है? एक होता है ज्वाइन तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन वो एक सीरियसपन नहीं रहता ना, कि दोस्तों को देखकर सीनियर को देख के आ जाते हैं, लेकिन एक वेल प्लान होकर चीज़ों को करना एक डिफरेंट वे हो जाता है। तो आपने 4th, 5th, 6th, 7 में कैसे जर्नी को फॉलो किया और कब एकदम सीरियस हो गए आप? तो ऐसा था, 4th सेमेस्टर में CDS पढ़ा सर के पास। सर जैसे बता रहे, मैं सीरियस नहीं था, मैं प्रॉपर नोट्स नहीं बनाता था, डेटा स्ट्रक्चर का भी नहीं बनाया था, सी का भी नहीं बनाया था। फिर पूरा 4th सेमेस्टर ऐसे गया, होम में स्टडी नहीं करता था। 5th सेमेस्टर में जब TOC CD स्टार्ट हुआ ना, तब से थोड़ा सा सीरियसनेस आया, तो नोट्स प्रॉपर बनाने लगा, CD, TOC और एडा के। फिर जब 2020 का स्टार्टिंग आया जनवरी में, तब मैं स्टार्ट किया अच्छे से प्रिपरेशन, क्योंकि 1 साल ही बचा था, उतने में करना ही था। गेट ही एक टारगेट था, बाकी कुछ ऑप्शन बचा नहीं था मेरे पास। तो मतलब 5th सेमेस्टर से एकदम सीरियस हो गए, अब मुझे गेट करना है। मेन 6 से हुआ सर, 5th में थोड़ा सा आ गया था। मेन जो 6 में था, डेडिकेशन के साथ पूरा डेडिकेशन के साथ। तो जैसे आपके दोस्त लोग भी आपके साथ तैयारी करते ही थे, तो आप लोगों का ग्रुप भी बहुत अच्छा है। जैसे संस्कार भी आपके साथ में है, और उसका भी 277 रैंक आया हुआ है इस समय। आप दोनों का बहुत अच्छा मैंने देखता था कि आपस में मिलते थे, और हमेशा कोचिंग के अंदर में भी आप लोग आके बैठे रहते थे और दिन भर बैठ के पढ़ते भी रहते थे, टेस्ट वगैरह भी आप लोग देते रहते थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर कि जैसे आप लोग जब स्टार्ट किया था ऑफलाइन में, लेकिन बीच में कोविड आ गया, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी, कि अचानक से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो उस केस में बहुत सारे लोग तो लीव आउट भी कर दिए, छोड़ भी दिए, यार अब तो ऑनलाइन में कौन पढ़ेगा, क्योंकि हैबिट नहीं था ना हमारा ऑनलाइन में पढ़ने का। तो उसमें कैसे फिर अपने आप को मोटिवेट रखा आपने? सर एक अंदर से इंस्पिरेशन था कि अगर अच्छी जगह जाना है IITs वगैरह में, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन भी मैं क्लास कंटिन्यू करा था, और रेगुलरली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया था, मैं जल्दी स्टार्ट कर दिया था। और एक पीयर ग्रुप रहता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हेल्प करता है आपको अप करने में, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। ग्रुप वाइज सबकी अच्छी आती है। जैसे मैं अपन 3 लोग थे, संस्कार और जैनुल, तीनों की अंडर 1000 रैंक आई है। हाँ, ये एक फ़ायदा तो मिलता है, क्योंकि आपके सीनियर्स को आप याद करो, सचिन, गौरव और रमन सर, तीनों लोग साथ में रहते हो, तीनों 1000 के अंदर में आ गए। अभी आप बता रहे हैं कि आपका जो पर्सनल ग्रुप था आपके पास, जैसे जैनुल और आप और संस्कार, और तीनों मतलब 1000 के अंदर में ही आ गए हैं। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब डिस्कशन आप कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ में हैं जिनका गोल आपके साथ में है, और सबका गोल सेम है, तो बहुत ही बेनिफिट करता है। और एक दूसरे को आप मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे का डाउट क्लियर कर सकते हैं, कुछ टॉपिक एक दूसरे को समझा सकते हैं, और एक मतलब कहीं पर भी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो सेम गोल के दोस्त बने आपके, तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं बन पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेम गोल के दोस्त मिल जाए तो शायद जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती है। सर, ऐसा रहता है। आपने फिर जैसे आपका जो कोर्स है, तो आपने जो गेट का कोर्स है, कब तक आपने कंप्लीट कर लिया था? सर मैंने नवंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था। ऐसा हुआ था, CDS का जो मैं 4th सेम में नहीं बना पाया था, उसका फिर से मेरे को नोट्स बनाना पड़ेगा था स्टार्टिंग से, ऑन स्क्रैच से। ओके। तो वो थोड़ा टाइम खा गया था। तो आप नवंबर तक पूरा कोर्स खत्म नवंबर कर, तक पूरा कोर्स खत्म कर दिया था। और उसके बाद आपने टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया आपने? टेस्ट मैं 28 अक्टूबर से फुल एंड टेस्ट स्टार्ट कर दिया था, और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट कर दिया था अगस्त से। टेस्ट मैंने देखा कि आप बहुत सीरियस थे टेस्ट को लेकर। आप IGET के टेस्ट को प्रॉपर्ली देते थे। कभी कभी मैंने देखा कि IGET के क्वेश्चन में कुछ गलतियां हो जाती थी, तो आप तुरंत व्हाट्सअप भी करते थे मुझे, तो अच्छा लगता था कि मुझे ये मालूम पड़ता था कि यार देखो, अभी तब जब IIT वाले भी एग्जाम लेते हैं तो उनके भी 2 क्वेश्चन में गलतियां हो ही जाती है। तो हम लोग तो 84 टेस्ट बना रहे हैं ना, तो बट ऑब्वियस उसमें एक आध पेपर में 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। मैं पहले से बोल देता था भाई 1-2 क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बाकी क्वेश्चन पे ध्यान देना जितना सही है। तो आपको कैसा लगा यहाँ का टेस्ट सीरीज, कैसा लगा आपको IGET का? IGET का काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज था। प्रॉपर क्वेश्चंस रहते थे, पूरे मिक्स आते थे सब्जेक्ट्स के, और लेवल भी अच्छा रहता था। गेट से रिलेवेंट रहना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो IGET प्रोवाइड करता है। और बाकी कहाँ के टेस्ट सीरीज आपने लिए? मैंने मेड इजी टेक्स्ट बुक और RBR के टेस्ट सीरीज लिए थे। तो मेडिजे का भी आपने टेस्ट दिया, और टेक्स्ट बुक का भी आपने दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है ये। तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिख दिए? टोटल तो याद नहीं है, पर मॉक टेस्ट अराउंड 60+ दिया था। 60+ दिए थे। तो क्या आप डेली मॉक टेस्ट देखते थे आप? सर अक्टूबर से दिसंबर तक मैं एक दिन गैप में देता था, फिर जनवरी मंथ और Feb 8 तक लगातार दिया था। उस समय ऐसा था कि टेस्ट देना है और सिर्फ उसका एनालिसिस करना है, और थोड़ा सा रिवीजन करना था सब्जेक्ट, अच्छा, शॉर्ट नोट से। तो मतलब आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे आप? मतलब शॉर्ट नोट आप सब्जेक्ट के बनाते थे कि टेस्ट के बनाते थे? मैं शॉर्ट नोट्स सब्जेक्ट्स का बनाता था, और टेस्ट का मैंने आखिरी में बनाया था, आखिरी वीक में, Feb 1 से 8 तक, ताकि वो आखिरी जो 3-4 दिन है उस पर हेल्प करे। ओके।
तो मतलब आपने अपने शॉर्ट नोट्स, सबसे मेन जो कन्फ्यूजन होता है ना बच्चों को रिवीजन को लेके होता है। सर हम भूल गए हैं चीज़ों को लेकर कि हम कैसे अपने आप को फिर से रिवाइज करें, हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब थोड़ा सा वो मुझे कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैं बोलता हूँ यार तुमको, बट ऑब्वियस है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो भूलोगे ही, तो आपको एक इंटरवल पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप कैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करते थे, मतलब क्या प्लान रहता था आपका? एक्चुअली मैं कॉपी एक दो बार ही पढ़ा हूँ। मेन रिवीजन जो मेरा होता था वो टेस्ट से होता था। मैं प्रॉपरली, मतलब डेली टेस्ट था, ऐसा था जुलाई से डेली टेस्ट देना है, ताकि जो सब्जेक्ट्स कर रहे हैं ना, जैसे गलती होता है कुछ क्वेश्चन में तो वो फिर से रिवीजन करते हैं, तो उस बेसिस पे मेरा रिवीजन होता था। जो सही होते थे उनको भी एक बार देख लेता था कि और कोई सा मेथड से फास्टली बन सकता है क्या। नहीं तो जो क्वेश्चन गलत होते थे उनका मैं नोट्स में पढ़ता था, अगर नोट्स में नहीं मिलता था तो मैं बुक पे जाता था। हाँ, ये एक अच्छी बात आपने बताया कि जो क्वेश्चन आपसे बन गए हैं उसको भी देख लो आप। यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं उसका कोई शॉर्टकट मेथड तो नहीं है जो कि आपको एक ही क्वेश्चन बनाने के मल्टीपल मेथड मिल जाए, तो बट मतलब ये बहुत अच्छा रास्ता है, ये ईजी पड़ता है और मतलब आपको फिर कम टाइम में आप क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हैं चीज़ों को। ये मतलब अच्छा है, मतलब इसको बोलते हैं ना कि क्वेश्चन को मतलब आपको अपना सर्कल बड़ा करना है कि जितने ज़्यादा तरीके पता चल जाए उतना अच्छा है। और जो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको एनालिसिस करिए, उसको देखिए कि उसकी थ्योरी आपको पहले से आती थी नहीं आती थी, ठीक है, नहीं आती तो उसको फाइंड आउट करिए, बुक्स फॉलो करिए, आप गूगल भी कर सकते हैं, आजकल गूगल में भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। एक साइट है उसमें काफ़ी अच्छा डिटेल, तो बुक फॉर गिक है, उसमें भी आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं आप। और प्रीवियस के क्वेश्चंस आप कहाँ से सॉल्व करते थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूरा गेट ओवरफ्लो से सॉल्व किया हूँ। वो एक चीज़ है जो मस्ट है गेट प्रिपरेशन में। गेट ओवरफ्लो मतलब कोई सा भी एकेडमी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है, ताकि वो रिलेवेंट कौन सा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट में वो पता चले। तो गेट ओवरफ्लो को आपने फॉलो किया था? ओके ओके। तो गेट ओवरफ्लो वैसे मैं भी बोलता हूँ कि मतलब सभी लोग फॉलो करिए, उसमें आपको मतलब क्वेश्चंस में गलतियाँ भी नहीं हैं और अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छा रहता है और हर एक सॉल्यूशन में QR कोड रहता है, जिससे वो साइट में जाते कम्युनिटी डिस्कस होता है, तो वो काफ़ी अच्छा फीचर है। तो बिल्कुल सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए और करिए, अच्छी बात है। देखो बेनिफिट यार, जहाँ से जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। मेरी ये आदत है कि कोई चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा ही बोलो, अननेसेसरी उसकी बुराई क्यों करना। तो बिल्कुल जो चीज़ अच्छी है उसको आप यूज़ करिए, आपके लिए चीज़ें बनाई गई हैं, लोग बनाए हैं, तो आप बिल्कुल उसको 100% यूज़ करिए, अपना भला करिए, आपका ही भला है ना, आप जितना पढ़ोगे। तो और कुछ स्पेशल तैयारी आप करते थे? सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था जैसे बताया, और एक माइक्रो नोट्स बनाया था। शॉर्ट नोट्स अराउंड 40 पेजेस के होते थे, जिसमें कम्प्लीटली ब्रीफ लिखे रहता था पूरे सब्जेक्ट का। जैसे 200-300 पेज का कॉपी बना है मेन नोट्स, तो उसका 20 to 30 पेज का कॉपी बनता था माइक्रो शॉर्ट नोट्स का। फिर 5 to 6 पेज का एक माइक्रो नोट्स का कॉपी बनाया, जिसमें सिर्फ फार्मूला और एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिपीटेटिवली पूछते हैं और जो दिमाग में नहीं है, क्योंकि बाकी जो चीज़ दिमाग में है वो रिकॉल हो जाता है। मेन गेट एग्जाम का ये है कि आप कितना रिटेन कर सकते हैं। पढ़ तो सब लोगे, लेकिन रिटेन करना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बिल्कुल एकदम सही बात आपने बोला है कि पढ़ने के लिए तो हम पूरी किताब खोल के बैठ जाए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं ना, पूरी किताब हमको याद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा। तो आपको समराइज तो करना पड़ेगा, कि नहीं तो बच्चे अभी क्या हो रहा है ना, बच्चे बहुत भटक रहे हैं। कि अभी पहले क्या होता था, 2008 या 9 या 7 की बात करूं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता था, लिमिटेड कंटेंट था, तो बच्चों को पता था भाई इतना मुझे पढ़ना है, इतना ही करना है। लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन होने से कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल गया, तो बच्चा कंफ्यूज है वो कि आई गेट फॉलो करूँ, किधर फॉलो करूँ, उधर फॉलो करूँ, तो वो अपने आप को लिमिट में नहीं ला पा रहा है। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि सेम चीज़ वो 5 जगह पढ़ रहा है। अब उसको लगा मैं 10 घंटे पढ़ लिया हूँ। जब वो कंक्लूजन निकालेगा वो कि मैं कितना पढ़ा 10 घंटे में, तो पता चले भाई एक ही चीज़ तो 10 जगह पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी टाइम भी बर्बाद हो गया आपका, और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो आप प्रैक्टिस कैसे करते थे क्वेश्चंस को? सर क्वेश्चंस मेनली मैं गेट ओवरफ्लो से पूरा सॉल्व कर दिया था। उसके बाद मैं जैसे 4 इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ लिया था, तो उसमें इनफ नंबर ऑफ टेस्ट से जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकता था, और उसमें एनालिसिस भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता था टेस्ट। और आई गेट का जो बुकलेट आपको मिला था, क्वेश्चन बुकलेट मिला था आपको, उसको आपने सॉल्व किया था? यस सर, सॉल्व किया था। ओके। तो इसके बाद आपने जो टेस्ट लिखना स्टार्ट किया, आपने बोला कि जुलाई से स्टार्ट कर दिया था आप लोगों ने, ठीक है। तो और कोई मतलब ऐसा कोई चीज़ जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ आपसे और आपको याद आ रही है, आपको बताना चाहिए? सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, गेट एग्ज़ाम एक टेक्निकल एग्ज़ाम है, पर उसमें एप्टीट्यूड के स्किल काफ़ी रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे गेट का नाम ही है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस को आप किस तरीके से पता है, मतलब जो टेक्निकल नॉलेज है उसका यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सको। एप्टीट्यूड नॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जैसे एक चीज़ और भी बच्चे लोग पूछते हैं कि सर ये जो टॉपर्स होते हैं कितने आवर्स पढ़ते हैं?
सर आवर्स तो टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, 5 to 6 आवर्स मैक्सिमम पढ़ा हूँ मैं विद। लेकिन लास्ट में मैं देखता था दिन भर आप लोग लगे रहते थे। लास्ट में सर टेस्ट सीरीज था, उसका एनालिसिस था और थोड़ा मस्ती कर लेते सर वहाँ पे, ताकि मूड हल्का हो जाए। जैन और फेब में मैं थोड़ा कम कर देता पढ़ाई, क्योंकि उस समय एकदम पढ़ लिए रहते ना दिसंबर तक, तो फिर थोड़ा कूल डाउन होने के लिए, ताकि टेस्ट में अच्छे से, मेन टेस्ट में अच्छे से दे पाए करके। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप लोग हमारे स्टूडेंट हो के इतने अच्छे रैंक प्रोड्यूस करते हैं, और आपके सक्सेस के पीछे हमारा भी सक्सेस छिपा रहता है। क्योंकि स्टूडेंट जितना सक्सेस होगा, टीचर का नाम उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे पेरेंट का नाम होता है, उससे टीचर का भी नाम होता है। आज हमको इंडिया में इतने सारे लोग जानते हैं, वो स्टूडेंट की वजह से ही है। क्योंकि जो रैंक उन्होंने प्रोड्यूस की इन 15 सालों के अंदर में, और कंटिन्यूस प्रोड्यूस किए, हर साल चेहरे चेंज हो जाते हैं टॉपर्स के। ऐसा नहीं कि जो 5 साल पहले आए तो उसकी फोटो आज भी लगा रहे हैं। तो हमको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम हर साल एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और आप लोग भी खूब मेहनत करते हैं और बहुत ही लगन के साथ लगे रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है ये। तो आप अपने जूनियर्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जूनियर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप गेट में स्टार्ट कर दे पढ़ाई तो उसको कंटिन्यू रखना, एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, क्योंकि बीच में अगर छोड़ देते हो तो वापस वो फ्लो लाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो प्रोसेस है, जैसे सब्जेक्ट पढ़ना, वो सबको एंजॉय करना चाहिए। सर भी बोलते हैं सब्जेक्ट मज़ा लेके पढ़ना चाहिए, ताकि अच्छे से समझ आए। अगर आप मज़ा नहीं लेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर आपको बर्डन की तरह लगेगा, तो वो दिक्कत आ सकता है। और टेस्ट जल्दी देना स्टार्ट करना चाहिए, और आप मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ़ टेस्ट दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि उससे नंबर ऑफ़ सिली मिस्टेक्स कम होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन अभी रह गया था बीच में कि आपने, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये टॉपर्स क्या टेक्स्ट बुक्स प्रॉपर्ली फॉलो किए? किन किस सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक फॉलो किए आपने? सर मैंने खाली CN के टेक्स्ट बुक्स फॉलो किए थे, और मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक फॉलो करना मस्ट नहीं है, क्योंकि सर जितना नोट्स में पढ़ा देते वो इनफ रहता है गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। टेक्स्ट बुक इंडिविजुअली अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, बट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। एकदम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ टाइम है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़िए, प्रॉपर्ली पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, गलती करते हैं, उसे थोड़ी पढ़ते रहते हैं। जब उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जब टेस्ट में जाएंगे नंबर कम हो जाएगा तो छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब आपको बुक्स पढ़िए, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका लॉजिक क्या होगा, बिल्डअप होगा। तो उज्जवल, क्या आपको लास्ट में पता चल गया था कि अब मेरी रैंक टॉप 100 में आ जाएगी? सर कब सर? फेब में एग्ज़ाम देने से पहले। एग्ज़ाम देने से पहले तो 1-2 दिन काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि उस समय कुछ टेस्ट सीरीज भी नहीं दे रहे थे, तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि प्रिपरेशन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे पहले तक तो अच्छे मार्क्स आ गए थे, पर 2-3 दिन नहीं दिया था तो काफ़ी प्रेशर था। लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेरे से पूछेगा कोई तो मैं, मतलब मुझे उम्मीद हो गई थी कि जैसे दिव्य का पता चल गया था, तुम्हारा पता चल गया था, संस्कार का पता चल गया था कि यही बच्चे हैं जो मेरे पास इस साल कुछ अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो एज ए टीचर, चूँकि मैं भी ऑब्जर्व करते रहता हूँ चीज़ों को, माइंडसेट रीड करते रहता हूँ, तो बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि ये नहीं, ये बच्चा सही डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने अच्छे रैंक प्रोड्यूस कर दिए हैं। तो बच्चों पे आप लोग भी लगे रहिए और ईमानदारी से लगे रहिए, क्योंकि ईमानदारी ही है जो आपको सही जगह पे पहुंचा सकती है। क्योंकि आप ईमानदारी से नहीं लगेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस को नहीं पाएंगे जो ये लोग ने ईमानदारी से पा लिया है। तो बिल्कुल ईमानदारी से पाइए। एक चीज़ और उज्जवल, एक अभी आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैंने देखा है कि मैंने अभी, मतलब इस बार मैंने देखा है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं। ठीक है, संस्कार को मैंने देखा, वो तो है ही नहीं कहीं पर। ठीक है, बल्कित को देखा, ये जब मैं दिव्य को देखा अभी टॉप 100 उसकी भी रैंक, आपको भी देखा, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। मेरा ऐसा था कि मैं 2018 से अराउंड छोड़ दिया था, फिर कभी कभी बीच में 1-2 दिन के लिए ऐसा खोल लेता था। लेकिन एकदम एक्टिव नहीं रहता। बिल्कुल, अब छूट गया, आदत नहीं है और उतना पसंद भी नहीं आता। और मुझे लगता है माइंड भी शांत रहता है भाई। यस सर, क्योंकि आप जब देखोगे कि आपके दोस्त लोग फोटो डाल रहे हैं, यहाँ की फोटो एंजॉय कर रहे हैं कि हमें, हाँ कुछ हम मिस कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय करना मिस हो जा रहा है, लेकिन वो सब अपन बाद में कर सकते हैं। तो क्या आपने लाइफ एंजॉय नहीं किया, कॉलेज लाइफ? सर मैं बता रहा हूँ, मैं गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में पूरे टाइम मैं खेलने जाता था, या तो मैं फुटबॉल खेलने जाता था या क्रिकेट खेलने जाता था। पूरे प्रिपरेशन में अराउंड 2 to 3 आवर्स। तो वो मेरे को अच्छा, वो मेरा एक टाइम पास टाइप था और एंजॉय करता था, और इससे स्ट्रेस कम होता था मेरा प्रिपरेशन का। मेन तो वही है कि प्रेशर को कैसे आपको मिनिमाइज करना है,
जो कि प्रेशर जितना मिनिमाइज कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जब एग्ज़ाम देने गए तो उस समय कुछ प्रेशर आया आपको? उस समय हल्का सा प्रेशर था, फिर लगा जैसे एग्ज़ाम पेपर सामने आ गया ना, उसके बाद सब कुछ भूल गया। एग्ज़ाम देना था, 65 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ऐसा था। तो बाकी सब कुछ दिमाग में नहीं आया, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का था। तो कितने घंटे में आपने पेपर को ख़त्म कर लिया? सर टाइम मेरे को थोड़ा सा कम पड़ गया था, मैं अराउंड मतलब 3 आवर्स में ही मैं कंप्लीट सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिए थे आप? हाँ सर, ऐसा मैं एक स्ट्रैटेजी था मेरा, एक फेज़ में मैं पहले रीड आउट करता था और जो क्वेश्चन बनने लायक था, इजी था, वो सब मैं मार्क कर देता था और उसको नेक्स्ट फेज़ में बनाता था। फिर जो नेक्स्ट फेज़ में मैं बना रहा हूँ और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं और वो जो अगले फेज़ में बनाऊंगा उसको मैं मार्क पर रिव्यू कर देता था। ओके। ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना, ऐसा क्वेश्चन ना हो जो इजी है और वो ना बनाया, उसके पास मैं गया ही नहीं। आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि 3 घंटे में ऐसे गड़बड़ी कर दिया, नहीं तो मेरा रैंक टॉप 10 में आ सकता था? यस सर, 2-3 जगह गड़बड़ी हुआ है। NETs में हुआ है सर 2 जगह, 49 की जगह 50 हो गया था। अच्छा, टाइप करते समय गलत कर दिया? टाइप करते समय नहीं सर, 1-2 स्ट्रिंग छूट गया था, TOC का क्वेश्चन था। ओके ओके ओके। और ऐसी एक सब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था कि थोड़ा मतलब बनते हुए भी? यस सर, आंसर आ गया था सर तीनों क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा गलत डाल दिया NET। ओ, तो बच्चों ये भी आपको केयर करना है कि आपको प्रॉपरली वहाँ पे कूल भी रहना है। यस सर। चीज़ों को प्रॉपरली आपको, चूँकि आते हुए क्वेश्चन छूट जाए और गलत हो जाए तो बहुत खलता है सर। और मैंने काफ़ी बार उसको देखा था कि मैं जो इनपुट डालना चाहता हूँ वो डाला हो कि नहीं। हाँ। वो चीज़ देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो डालना चाहते हो वही नहीं डाले हो तो पूरा गलत हो जाएगा आपका पेपर, कुछ मतलब नहीं देगा। तो आपका टारगेट तो IIT बॉम्बे होगा? यस सर। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। यस सर। और मतलब आगे आगे क्या प्लान है, फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? फ्यूचर सर अभी तो प्लेसमेंट लेने का सोचा हूँ, उसके बाद अगर कुछ होता है खुद से करने का तो वो मैं सोचूंगा बाद में। अच्छा, स्टार्टअप वगैरह भी कुछ करना होगा तब, तो पहले आप M.Tech कंप्लीट करिए अच्छे से। करना है और थोड़ा लाइफ एंजॉय करना है, अब 2 साल बॉम्बे में रह के। बिल्कुल, और कोडिंग करिए। यस सर। अब कोडिंग करना है आपको, जो कॉलेज में आपने मिस किया होगा थोड़ा बहुत। कोडिंग चालू हो गया सर, चालू कर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है। तो बच्चों देख रहे हैं आप कि आप कॉन्फिडेंस आपको देख रहा होगा एक उज्जवल के अंदर में, जो कि आप उज्जवल को अभी देख रहे हैं और मैं उज्जवल को 2 साल से देख रहा हूँ। तो वो मैं उस उज्जवल को जानता हूँ जो 2 साल पहले आया था, जो चंचल दिमाग का था, और आज वो उज्जवल जो बहुत ही सीरियस और बहुत ही फोकस और बहुत ही अच्छी जगह जाने के लिए उताले हैं और पहुँच भी जाएंगे। इनका जो टारगेट है फुलफिल भी हो जाएगा। बस भगवान इन पे कृपा बनाए रखें और ऑल द बेस्ट आपको हमारी तरफ से। बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।